ब्रेकिंग। शहजादपुर कानपुर देहात अकबरपुर शहजादपुर में धूमधाम से राष्ट्रीय उदय पार्टी की सामाजिक न्याय रथ यात्रा का हुआ समापन। कानपुर देहात शहजादपुर में न्याय की देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जन्मोत्सव पर धूमधाम से राष्ट्रीय उदय पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय सुनील चंद्र पाल जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उदय पार्टी के रथ यात्रा का हुआ समापन, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे राओपा सुप्रीमो माननीय बाबूराम पाल जी, तो वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय उदय पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय कमलेश पाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रामाश्री पाल जी तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय उदय पार्टी माननीय सुनील पाल जी, प्रदेश महासचिव माननीय डॉक्टर एस.के. पाल जी, प्रदेश प्रवक्ता माननीय संजीव कुमार पंडा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष माननीय चंद्रपाल जी, शिक्षक संगठन माननीय महेंद्र प्रसाद पाल जी, फतेहपुर जिला अध्यक्ष माननीय धर्मेंद्र पाल जी, वाराणसी जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र पाल जी, जहां पर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से जिला सोशल मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय उदय पार्टी माननीय संतोष पाल जी तथा लगभग 50 जिले से पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिस कार्यक्रम संयोजक उत्तर प्रदेश प्रभारी माननीय रामाश्री पाल जी रहे और कार्यक्रम आयोजक कानपुर देहात जिला अध्यक्ष माननीय योगेंद्र पाल जी रहे। तो वहीं पर कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय उमाशंकर पाल जी ने किया, जिस कार्यक्रम में लगभग 5000 की संख्या में राष्ट्रीय उदय पार्टी के शुभचिंतक समर्थक उपस्थित रहे। यूपी न्यूज कानपुर देहात से सुनील पाल की खबर। क्योंकि लोग जाना चाहते हैं, लोग जा भी रहे हैं, इस वजह से कुछ ज्यादा न कहते हुए एक शेर समर्पित करना चाहता हूँ राष्ट्रीय उदय पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबूराम पाल के सम्मान में। जो उनका समर्पण है, जो उनका प्रेम है, जो लगाव है, जो मेहनत है, जो पसीना है, जो खून है, जो इस 45% आबादी जो दबी कुचली शोषित और वंचित है, उसके लिए निरंतर वो खड़े रहते हैं, मौजूद रहते हैं। आधी रात को एक शेर है कि अपनी तो तैराकी उल्टी है, अपनी तो तैराकी उल्टी है, धार में तो मूर्ते बहा करते हैं। तो ऐसे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में जिन्होंने दिन रात एक कर दिया है और एक कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर हम सभी वो दिन देखेंगे, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि राष्ट्रीय उदय पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस सूबे के सदर रियासत होंगे। तो ऐसे यशस्वी मुखिया के सम्मान में दुष्यंत जी का शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, वो बहेगी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ राष्ट्रीय उदय पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री बाबूराम पाल, माननीय बाबूराम पाल जिंदाबाद, 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 माननीय बाबूराम पाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार उनके सम्मान में अपने जोरदार हमला करके माननीय बाबूराम पाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बाबूराम पाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमला करके सुनो, माननीय बाबूराम पाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और जोरदार नारा के साथ सरगर्मी बनी रहे। तो आज जिस न्याय की देवी का जन्मदिन है, तो एक बार जोरदार नारा न्याय की देवी की हो जाए। सबको साइड में हो जाओ भैया, थोड़ा देखने दो पीछे बैठे लोग। राजमाता अहिल्यादेवी होलकर, राजमाता अहिल्यादेवी होलकर,
राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित साथियों, आप सभी की ये जोश और जज्बा और आप सभी लोगों की ये गर्मी और ऊपर से सूर्यदेव की गर्मी यह बता रही है आप लोगों की जो यहाँ उपस्थिति है, गर्मी आप लोगों में है, लेकिन पसीना राजधानी लखनऊ में बैठे हुए नेताओं को पसीना आ रहा है साथियों। आज बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े पार्टी के नेता और खास करके अपने कुछ भाई लोग भी नजरे गड़ाए बैठे हैं कि कानपुर के धरती पे राष्ट्रीय पार्टी के सच्चे सिपाही कर क्या रहे हैं। तो आज जो आपके तपती धूप में आपकी उपस्थिति है, ये उपस्थिति देख करके बड़े बड़े नेताओं के पसीने छूट गए साथियों। सम्मानित साथियों, सर्वप्रथम पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सभी समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करते हुए मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाले ओबीसी समाज को न्याय दिलाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के चरणों में श्रद्धाओं सुमन अर्पित करते हुए मल्हार राव होलकर दीन दुखियों के प्रेरिता वीर योद्धा होलकर साम्राज्य के संस्थापक श्रीमद मल्हार राव होलकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे मार्गदर्शक माननीय श्री एडवोकेट बीके पाल बाबू जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज राष्ट्रीय पार्टी द्वारा आयोजित सामाजिक न्याय रथ यात्रा समापन समारोह एवं पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्या देवी होलकर जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में उपस्थित मंच पे हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम के संयोजक आयोजक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी हम सभी के इस संघर्ष के साथी आप सभी के नेता जन जन के नेता हम सब के नेता हमारे परम सम्मानित माननीय श्री रामाश्रय पाल साहब राष्ट्रीय पार्टी के संस्थापक सदस्य और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे संघर्ष के साथी और परम सम्मानित के पाल जी और नौजवानों के दिलों की धड़कन युवाओं के मार्गदर्शक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई एडवोकेट सुनील चंद्र पाल जी, शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रखर वक्ता और लेखक हमारे महेंद्र प्रसाद गुरु जी और हमारे शुभचिंतक परम हितैषी हमारे मार्गदर्शक हमारी हमेशा चिंता का ख्याल करने वाले परम सम्मानित माननीय श्री वृंदावन पाल दरोगा जी और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पधारे राष्ट्रीय पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेतागण और कानपुर की इस पावन पवित्र भूमि से दूर दूर से पधारे हमारे राष्ट्रीय पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता नेतागण शुभचिंतकगण और हमारी माताओं एवं बहनों, मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से राष्ट्रीय पार्टी के परिवार की तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज ये आपकी जो तपस्या है, ये जो आपके त्याग है, आप सब एकदम साधारण परिवार से हैं, रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग हैं, लेकिन आज अपने आन बान शान की लड़ाई में और माँ राजमाता अहिल्या देवी होलकर की जन्म जयंती के इस कार्यक्रम में आप दूर दूर से पधारे हैं। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों ने अपना तन, अपना मन, अपना धन लगा करके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आपको कोई धन नहीं दिया है, कोई आपको खाने की पैकेट भी नहीं दिया है, कोई आपको साधन भी नहीं दिया है। कि त्याग जो आज आप लोगों ने करके दिखाए हैं राष्ट्रीय पार्टी के प्रति, अपने भाई बाबू राम के प्रति, तो मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ साथियों, दिन रात मेहनत करके राष्ट्रीय पार्टी के सच्चे सिपाहियों के साथ
मिलकर के हम पार्टी को सत्ता में पहुंचा करके न्याय फ्री शासन सत्ता राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के विचारों की शासन सत्ता अपने उत्तर प्रदेश और केंद्र दिल्ली में स्थापित करके आप सभी का यह त्याग हम सूद समेत वापस करने का काम करूंगा साथियों। साथियों आज जो थैली 1,51,000 की थैली राष्ट्रीय पार्टी के इतिहास में यह पहली बड़ी एक थैली भेंट की गई है जिसका 1,51,000 का अमाउंट है और 1,51,000 के अमाउंट इकट्ठा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं ने दिन रात मेहनत किए हैं। कहीं किसी से गेहूं 1 किलो 5 किलो 10 किलो गेहूं इकट्ठा किए हैं, किसी से रुपए 10 रुपए 5 रुपए 100 रुपए इकट्ठा करके आज 1,51,000 की थैली आपके यहाँ भेंट किए हैं। और आपको मैं बता दूं साथियों, आज जो भी सहयोग मिलता है राष्ट्रीय पार्टी को, अगर 4 आना का सहयोग मिल रहा है तो 16 आने खर्च राष्ट्रीय पार्टी कर रही है। आप इतना बड़ा मंच देख रहे हैं, माइक देख रहे हैं, व्यवस्था देख रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लाखों का काम है। और साथ ही साथ राष्ट्रीय पार्टी सामाजिक न्याय रथ यात्रा मल्हारा होलकर जी के जयंती 16 मार्च से शुरू करके आज पुण्य श्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जी की जयंती 31 मई के अवसर पर समापन कर रही है। तो पूरा रथ यात्रा चला है, रथ यात्रा में हमारे तमाम रथ यात्री चले हैं और उस रथ यात्रा के दौरान इतना हमारे लोगों ने हम रथ यात्रा का स्वागत किए हैं, सम्मान किए हैं, सेवा किए हैं। का सभी लोगों का हमारे ऊपर ऋण है, एक एक पुष्प की जो पंखुड़ियां है यह भी हमारे ऊपर ऋण है। और इसलिए हम सभी अपने राष्ट्रीय पार्टी के सिपाहियों से कहना चाहूंगा कि अब साथियों कमर कस लो, अब आपको पीछे रुकना नहीं है, पीछे छुटना नहीं है। आप अपने आन बान शान के लिए, सत्ता में भागीदारी के लिए और न्यायपूर्ण शासन सत्ता स्थापित करने के लिए आप अपनी कमर कस लो और सभी पिछड़े पिछाड़े हुए भाइयों को जोड़ करके सबका साथ सबका सम्मान के सिद्धांत पे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी के सिंबल पे आगामी चुनाव जो दिल्ली का होने जा रहा है, कसम डालो कि हमारा वोट ट्रक के चिन्ह निशान पर पड़ेगा साथियों। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज हम जब आज हम अपने आप को हम कमजोर और लाचार समझते हैं, तो हम कमजोर और लाचार हैं नहीं। हमारा इतिहास कमजोर और लाचार था नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने अलग अलग नाम पे हमें आपको गुमराह करके हमारी जनसंख्या पे पर्दा डाला, हमारी शक्ति पे पर्दा डाला, हमारे जोर हमारे जमीन पर पर्दा डाला, जिसका नतीजा कि हम कमजोर हो गए। आज राष्ट्रीय पार्टी के लोग गांव गांव घूम रहे हैं, खेत खलियानों में घूम रहे हैं, नदी के किनारे घूम रहे हैं, पहाड़ों के यहाँ घूम रहे हैं, तो मालूम पड़ रही है कि राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी ताकत है। हम दलिया समाज, बाल बघेल समाज की बहुत बड़ी ताकत है और यही ताकत जिसके साथ खड़ी हुई है उसी को उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है। लेकिन इन लोगों ने सरकार बनाने के बाद अत्याचार अन्याय हमारा ही साथ किए हैं। आज 75 साल की आजादी में संविधान में भी हम पशुपालकों के लिए, भेड़ पालकों के लिए कोई आरक्षण और संरक्षण का व्यवस्था नहीं है, जिसका नतीजा है आए दिन हमारे भाइयों की भेड़ों की चोरी हो रही है, भेड़ पालकों की हत्या हो रही है, पूरे जीवन की कमाई उसकी चली जा रही है। एक भी प्रावधान इस संविधान में भी उस भाइयों को सुरक्षा के लिए, उसकी जान की सुरक्षा, उसके सम्मान की सुरक्षा, उसके जानवरों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। तो उसका जिम्मेदार कौन है? जो पार्टियां सत्ता में रही है, सारी पार्टियां रही है और कहीं न कहीं हम भी जिम्मेदार है कि हम अपने भाइयों की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि अपने अपने भाइयों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उनकी आवाज बननी पड़ेगी। आज के हालात है कि डॉक्टर दवा पिला करके भी हमारे पूरे भेड़ पालकों के भेड़ों की हत्या कर दे रहा है। ताजी घटना अभी गोरखपुर की है, डॉक्टर को गलत दवा देने की वजह से 150 से 200 भेड़े, हमारे एक भेड़ पालक की भेड़ों की मौत हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या उसको भरपाई मिलेगा?
क्या सदन में अखिलेश यादव की बात को उठाएंगे? क्या मायावती जी टूट करेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ जी उनको भरपाई करेंगे? आपको विश्वास करेंगे क्या? तो हम इनको वोट अपना देकर के अपना हक खत्म क्यों करवा रहे हैं? और साथियों, आप कमजोर नहीं हो। अगर जिनको भी लगता है कि हम कमजोर हैं, उनको मल्हारा होलकर जी को याद करना चाहिए, राजमाता अहिल्यादेवी होलकर को याद करना चाहिए। मल्हारा होलकर जी हमारे आपके अपने समाज, अपने गड़रिया पशुपालक भेड़ पालक समाज से, जिनका मूल अपने उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद से थे, भेड़ बकरी चराते चराते महाराष्ट्र चले गए, होल गांव में निवास बनाए, नाम होलकर पड़ा। जब ये पैदा हुए मल्हारा होलकर जी 3 साल के थे, इनके पिताजी का देहांत हो गया। माताजी ने इनको लेकर के अपने मायके चली गई, वहां पे इनका पालन पोषण करने लगी। जब थोड़े बड़े हुए, कहते हैं 8 साल के थे, मल्हारा होलकर जी, मल्हारा होलकर जी के विषय में कितने लोग जानते हैं? जो जानते हो हाथ उठाइएगा, नहीं जानते होगा तो मत उठाइएगा, मतलब बहुत कम लोगों को जानकारी है। मल्हारा होलकर जैसे हमने कहा कि मथुरा के अपने भेड़ पालक गड़रिया समाज से थे, धंगर समाज से थे। मल्हारा होलकर जी आज हम जिनकी जयंती मना रहे हैं, राजमाता अहिल्यादेवी होलकर, तो राजमाता अहिल्यादेवी होलकर को कितने लोग जानते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें माँ राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के ससुर थे मल्हारा होलकर। और ये मल्हारा होलकर जी जब 8 साल के थे, भेड़ बकरी चरा रहे थे जंगल में, दोपहर का समय था, पेड़ के नीचे बैठे बैठे सो गए। सूर्य इधर से इधर आए तो पेड़ का छाया भी हट गया, धूप हो गई। धूप होने की वजह से उनको धूप न लगे, इसके लिए एक सांप यानी शेषनाग ने फन उठा करके खड़ा हो गए, उनको धूप न लगे। लेकिन और जो भेड़ बकरी चराने वाले बच्चे थे, उन्होंने देखा कि मल्हार के ऊपर तो शेषनाग खड़ा है, तो खतरा समझ करके नजदीक आए तो शेषनाग चले गए। तो लोगों को समझ आया कि नहीं, शेषनाग खतरा बन करके नहीं आए थे, शेषनाग सुरक्षा बन करके आए थे मल्हारा को, कि धूप न लगे। तो लोगों को लगा कि यह बच्चा साधारण बच्चा नहीं है, यह जरूर अद्भुत बच्चा है, चमत्कारिक बच्चा है। इस बात की चर्चा चारों तरफ फैल गई। धीरे धीरे मल्हारा होलकर भेड़ बकरी चराते चराते, चूंकि इनके मामा श्री पेशवाओं के सेना में सेनापति थे, तो मामा के साथ जाते जाते घोड़ों की सेवा करना, घोड़सवारी करना, तलवारबाजी करना मल्हारा होलकर सीख गए थे। 13-14 साल की उम्र थी, भेड़ बकरी चरा रहे थे जंगल में, एक सेना की टुकड़ी चली आ रही थी। सेना की टुकड़ी देख करके मल्हारा होलकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर के आक्रमण कर दिए सेना पे। जो भी ईंट पत्थर डंडा था, वो डंडे से आक्रमण कर दिए। आक्रमण करने के बाद सेना रुक गई। सेनापति पूछा, हे बालक, क्यों आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर? बोले कि हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में मुगलों की सेना को आना वर्जित है, हम मुगलों की सेना को अपने क्षेत्र में नहीं आने देंगे। तो सेनापति कहा कि हम मुगल नहीं, हम पेशवा की सेना है। पूना, आज महाराष्ट्र में हमारे भाई जो रह रहे हैं, पता होगा महाराष्ट्र में पूना शहर, पूना के पेशवा के हम सेनापति हैं, सेना है। बोले चाहे पेशवा हो या कोई भी हो, हमारे क्षेत्र में कोई सेना नहीं चाहिए, हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। तो उनकी निडरता और बहादुरी देख करके सेनापति ने उनका परिचय पूछा। फिर पूछा कि हमारी सेना में भर्ती हो जाओगे? कहा कि हम आपकी सेना में भर्ती हो जाएंगे। तो पेशवा की सेना में भर्ती होकर के मल्हारा होलकर जी ने धीरे धीरे सेना से सेनापति बने, फिर टुकड़ियों के सेनापति सूबेदार बने, लड़ाइयां लड़े और जीतते गए। फिर एक समय आया कि पेशवाओं ने आपके मालवा की गद्दी, जो इंदौर और मालवा से क्षेत्र कहा जाता है, वहां का गद्दी, वहां का सूबेदार, मालवा का राजा मल्हारा होलकर को बनाया गया था। और हिंदुस्तान में एक ऐसे इकलौते राजा थे मल्हारा होलकर, क्योंकि अपना व्यवस्था राजतंत्र में था कि राजा या तो रानी के कोख से पैदा होता था, या तो एक राजा दूसरे राजा का गर्दन उड़ा के राजा बनता था। लेकिन एकलौता अपने मल्हारा होलकर अपने भेड़ पालक समाज, अपने गड़रिया समाज से थे,
जो अपने तलवार की नोक पे, तलवार के धार पे महाराजा बने हुए मल्हार होलकर। और आज हम क्या कहते हैं, हम तो भैया हमारे पास थोड़ा बहुत पैसे हैं, शिक्षा भी है, लोगों के पास नहीं मोटरसाइकिल तो साइकिल भी है, थोड़ी जमीन भी है। आप उनका लड़ाई में बोलो कि राष्ट्रीय पार्टी ने बिल्कुल फूंक दिया है, अब कारवां निकाल दो और सत्ता की लड़ाई में लोग अपनी भागीदारी दे दो। भैया हमारे पास समय थोड़ा कम है, थोड़ा सा बिजी हूँ, कहीं दिखवारी जाना है। अरे आप लोग कहे अपने आप को कमजोर समझते हो? जब आपका पूर्वज जब 3 साल में अनाथ होने के बाद जब लड़ाई लड़ करके राजा बनता है, तो आज अपने वोट की गिनती करा करके, अपनी मुंडी की गिनती करा के आप राजा क्यों नहीं बन सकते हो? इसलिए आप अपने आप को लाचार कमजोर समझना बंद कर दीजिए। जो अपने आप को लाचार कमजोर जिसको समझ में आए, मल्हार होलकर जी की जीवनी पढ़ ले, उनको याद कर ले, उसका सीना एक चौड़ा हो जाएगा, एक छाती एक खुल करके छाता हो जाएगा, उसकी हिम्मत दुगनी हो जाएगी और उसकी दुगनी ताकत के साथ इस राष्ट्रीय पार्टी की लड़ाई में अपना साथ और सहयोग देगा। साथ उन्हीं की बहू माँ राजमाता अहिल्यादेवी होलकर जिनकी हम जयंती मना रहे हैं। आज के 298 साल पहले पैदा हुई महाराष्ट्र के चौंडी गांव में। भेड़ बकरी पालना इनके पिताजी का पेशा था। जब वही मल्हार होलकर जब वहां से जा रहे थे इंदौर से पूना, तो रास्ते में देखे जो रुके तो 8 साल की लड़की छोटे छोटे बच्चों को वो खाना खिला रही थी। तो उनका चेहरे का तेज देख करके, सेवा भाव देख करके मल्हार होलकर रुके और पता पूछे। उनके पिताजी का नाम मानको जी सिंधे, पता पूछे तो लड़की की चंचलता देख करके अपना हाथ मारा, कहा कि हम बहू बनाना चाहते हैं आपकी बेटी को। तो उस समय पे शादी तय हुई। खंडेराव जो मल्हार होलकर के लड़के थे, 8 साल की उम्र में शादी हो गई। अपने घर जाकर के जो पुरानी कुरीतियां थी, कुरीतियों का विरोध की। उस टाइम बहुत कुरीतियां थी सबका विरोध करके उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा का अधिकार नारी को नहीं था, लेकिन लड़ करके झगड़ करके अपने सासू से पूरे परिवार से शिक्षा अर्जित करने के बाद समय आया, धीरे धीरे समय बदलते गया। पति की हत्या हो गई, कुछ समय बाद ससुर की हत्या हो गई। फिर मजबूरी में इंदौर की गद्दी संभालना पड़ा और इंदौर की गद्दी संभालने के बाद वहां तो महारानी बनने के बाद इतना न्यायप्रिय शासन सत्ता राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने चलाया। इतना न्यायप्रिय शासन सत्ता पूरे इतिहास उत्तर प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान के इतिहास में इतना न्यायप्रिय शासन सत्ता कोई नहीं चला पाया। और हम ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इतिहास गवाह है कि केवल एक गाय के बछड़े को उनके बेटा के रथ से दब जाने के बाद अपने बेटा को ही मृत्युदंड सुना दी। उनका बेटा रथ लेकर के जा रहा था, राजमाता अहिल्यादेवी होलकर का बेटा, तो उनके रथ से एक गाय का बच्चा दब गया, बच्चे की मौत हो गई। तो फिर उनको सजा सुनाया, अपने बच्चे को ही सजा सुनाई कि जो बच्चे को, गाय के बच्चे को अगर रथ से दबा करके मारे हैं, इनको भी उसी रथ से दबा करके इनको भी मृत्यु दंड दिया जाए। तो क्या सबको यह सजा सुना सकता है क्या? आज के भी दिन में कोई लोकतंत्र में सब सुना सकता है क्या? आज तो देख रहे हैं एक सांसद है गोंडा का, कुश्ती महासंघ का, हमारे देश की बेटियां जंतर मंतर में बैठ करके अपनी सुरक्षा की गुहार, अपनी आन बान शान की गुहार लगा रही हैं। लेकिन आज का ये शासक सत्ता है, आज का लोकतंत्र का राजा उस अपराधी को सुन ही नहीं रहा है, बेटियों की आवाज नहीं सुन रहा है। और हमारी राजमाता पुरुष लोक माता अहिल्यादेवी होलकर गाय के बछड़े को मृत्यु दंड होने के बाद अपने ही बेटा को मृत्यु दंड सुना दिया। तो ऐसी देवी न्याय की देवी है कि नहीं है? तो ऐसी देवी की विचारों की शासन सत्ता आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इसके लिए कौन लाएगा? हम लोग। साथियों, बुद्धि में निपुण, शासन में निपुण जब कहते हैं, जब शासन सत्ता राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के हाथ में आया, तो आपको पता है कि कमजोर राजा पे या गांव में कमजोर लोगों पे सबकी नजरें हो जाती है। हर आदमी कमजोर के जमीन हड़पना चाहता है, कमजोर को सताना चाहता है।
स्थितियां गांव में है ना। तो उस समय जब लगा और राजाओं को कि अब राजमाता अहिल्यादेवी होलकर अनाथ हो गई हैं, इनके पति नहीं रहे, इनके ससुर नहीं रहे, राजा एक महिला चला रही, अबला चला रही हैं, तो आक्रमण करके राज छीनने का षड्यंत्र रचे। तो एक राजा, पेशवाओं के ही राजा की टुकड़ी आकर के घेरा डाल दी। घेरा डालने के बाद जब पता चला राजमाता अहिल्यादेवी होलकर को कि हमारे राज्य पे तो किसी ने आक्रमण करने की तैयारी किया है, तो अपने बुद्धि कौशल से राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने एक चिट्ठी लिखा पेशवा को, भाई तुम अगर लड़ना चाहते हो तुम लड़ सकते हो, हमारे पास नारी सेना है। उस टाइम पे महिलाओं की एक फौज, नारियों की एक सेना राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने बना रखा था। तो राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने चिट्ठी लिखा, अगर लड़ना ही चाहते हो आओ, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तुमसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, अपने शासन अपने राज्य की हम सुरक्षा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विचार कर लेना, अगर तुम हार गए तो तुम यही कहे जाओगे, यही तुम पे कलंक लगेगा, यही कहा जाएगा कि औरतों की सेना से हार करके आ गए हो, कहां मुंह दिखाओगे। अगर तुम जीत गए तो यही कहा जाएगा एक औरतों की सेना, औरत एक राज चला रही थी, अबला थी, जो अनाथ थी, जिसका पति नहीं थे, जिसके ससुर नहीं थे, ऐसे एक अबला को जीत गए, तो भी तुम कहां मुंह दिखाओगे। लिखने के बाद फिर उस राजा के पास वो पढ़ता है चिट्ठी, तो शर्मिंदा हो जाता है। फिर चिट्ठी भिजवाता है कि राजमाता जी, हम आप पे आक्रमण करने नहीं आए थे, हम तो आपके यहाँ शोक संवेदना प्रकट किए करने आए थे। तो ऐसी लड़ाई राजमाता अहिल्यादेवी होलकर ने अपने बुद्धि कौशल से बिगड़ लड़ाई जीतने वाली ऐसी हमारी न्यायप्रिय राजमाता अहिल्यादेवी होलकर। साथियों, हमारे पास कहने के लिए बहुत है, हमारे पास करने के लिए बहुत है, लेकिन हम अपना इतिहास नहीं याद करते हैं, हम अपने पूर्वजों के याद नहीं करते हैं, हमको दूसरों ने अपने तरफ घुमाते हैं। कोई धर्म के नाम पे आपका धर्म खतरे में है, हमारे साथ आ जाओ, वोट दे दो, हमारी सरकार बनाओ, नहीं तो अभी अभी पाकिस्तान आक्रमण करने वाला है, अभी अभी मुस्लिम रहने नहीं देगा। तो गुमराह करके हमारा आपका वोट लेते कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। बहुत बड़ा तबका है भाई, देखिए 85 मूल निवासी, इनका हक अधिकार मारा जा रहा है, अब हमारे साथ आ जाओ, उनके साथ चले जाते हैं। सरकार भी बना दिए, बनाए कि नहीं बना दिए? फिर बनाने के बाद मिला क्या? अत्याचार अन्याय ही हुआ आपके साथ। फिर एक भाई आते हैं हमारे पाल गोपाल एक करते हैं कि हम भाई भाई हैं और सरकार बना दो, कुछ लोगों से जान बच जाएगी, क्या कुछ जातियां हैं और रहने नहीं देगी। अरे रहने का नहीं देगा, देश किसी के बाप का है क्या रहने नहीं देगा? है किसी के औकात में रहने नहीं देगा? और ताकत आपके पास है। अरे पार्टियों ने अब तक हम लोगों को गुमराह किया, पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जब भाई हमारे सूबे में ओबीसी समाज के नेता अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनी, एससी समाज से बहन मायावती जी की सरकार बनी, आज धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली, तो हमें जरूरत क्यों पड़ी पार्टी बनाने की? जब आप मंथन करेंगे इन पार्टियों ने आपको दिया क्या, तब समझ में आ जाएगा कि आपको पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। हम बात कर रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्ता में दूसरी बार है और पूरा वोट ले लिया हम लोग का धर्म के नाम पे। आपके एक भी भाई को गलविया समाज को किसी को राज्यसभा में नहीं भेजा, एक भाई को किसी के एमएलसी नहीं बनाए, किसी को आयोग नगर में चेयरमैन के पद पे जगह नहीं, नगर निकाय का चुनाव हुआ 17 सीट पे एक भी सीट नहीं, और संगठन में प्रमुख रूप से आज तक एक भी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सदस्य नहीं बना पाई। संगठन में जगह नहीं है और शासन सत्ता में वहां जगह नहीं है। और आपका सामाजिक न्याय समिति की मांग को लेकर के राष्ट्रीय पार्टी सभी जिला मुख्यालय से ज्ञापन भेज रही है माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ। छोटा सा उम्मीद था कि लंगड़ा लूजाई से ही अगर सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होती है तो थोड़ा तो आरक्षण में लाभ मिल जाएगा, थोड़ा तो शिक्षा और नौकरी में लाभ मिल जाएगा। तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी लागू नहीं, तो क्या दिया है? भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार सरकार में है, क्या 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल
और शौचालय से काम चलेगा। हमको आपको 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल शौचालय मिल रहा है, और अपने मित्रों को पूरा रेलवे का कारखाना, रेलवे की ट्रेनें, रेलवे की बोगी, रेलवे का स्टेशन, पूरा तेल कंपनियां, भेल कंपनियां, ITI कॉलेज, सारा चीजें अपने मित्रों को, उद्योगपतियों को जा रहा है। हम गरीबों को 5 किलो राशन शौचालय। क्या इसीलिए देश आजाद हुआ है? 75 साल में क्या हमारी जनता इसी योग्य है? अरे रोजगार दे दो, शौचालय और राशन तो हम खुद बना लेंगे साथियों। समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी, इनको भी 30 साल पार्टी बना करके हो गया। आपको टिकट के नाम पे एक आध कार्यकर्ता को दे करके पूरे 403 विधानसभाओं को उनको वोट लेते हैं। संगठन में आज तक जगह नहीं। 30 साल में एक भी पाल बघेल को क्या समाजवादी पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया? बनाया हो तो बता दीजिएगा। इक्का दुक्का जिला अध्यक्ष छोड़ करके बाकी प्रदेश में जगह नहीं, राष्ट्रीय टीम में समाज से जगह नहीं, आपको टिकट नहीं, और टिकट गलती से मिल जाए तो इनका वोट भी नहीं मिलता है। तमाम उदाहरण है आपका। इसी 2022 के चुनाव में हम गठबंधन में थे, राष्ट्रीय पार्टी भागीदारी सर्कल मोर्चा में गठबंधन में थे, साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन आश्वासन टिकट का देने के बाद भी भागीदारी नहीं। हमारे समाज के नेता आपके बीच के, और समाज का बड़ा चेहरा, बड़ा नाम, बड़े भैया राजा राम पाल जी कांग्रेस पार्टी छोड़ करके आए थे, उनको भी टिकट नहीं। आपके बगल में जालौन से श्री राम पाल जी को आज टिकट दे रहे, दूसरे दिन छीन ले रहे हैं। हरदोई में सुभाष पाल जी पूरी जीवन समर्पित कर दिए, आश्वासन दिए थे बड़े बड़े मंच से, उन्हें भी टिकट नहीं। तो भाई आप देने के लिए हमें कुछ भी नहीं है, और लेने के लिए पाल गोपाल करके पूरे प्रदेश से बार बार हमारा वोट ले रहे हैं कि अत्याचार कब तक चलेगा? अत्याचार सहना चाहिए? ये पोलिटिकल अत्याचार है कि नहीं है? यही हाल है बहुजन समाज पार्टी के भी रास्ता देख लीजिए। फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं मानवर कांसीराम जी को। जब ये बहुजन समाज पार्टी मानवर कांसीराम जी की थी तो बहुजन समाज पार्टी थी, हमारे लोग तन मन धन से बहुजन समाज पार्टी में जुटे, और बहुजन समाज पार्टी ने भी सम्मानजनक टिकट और सम्मानजनक भागीदारी दिया था। लेकिन जैसे बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के हाथ में आया, बहन मायावती जी पहले ही मुख्यमंत्री बनी, तो सबसे पहला इनका काम था कि हमारे आपके मार्गदर्शक आदर्श भागवत पाल जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। जैसे इनकी सरकार बनी, सबसे पहला काम था भागवत पाल जी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना और उनका बोरिया बिस्तर बाहर फेंक देना। ये आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं? तो सरकार बनी, पहला काम आपके साथ ये व्यवहार, और जब तक सरकार में रहे या सरकार में रहने की संभावना थी तब तक आपको फिर से प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। कि बनाया गया कभी? आज कोई पूछ नहीं रहा है, एकदम प्रति एकदम जीरो घूम रही है, तो फिर से आपके एक भाई को दे दिया झुंझुना कि ले बेटा ले जा बहुजन समाज पार्टी की जमीन को उपजाऊ बना, फिर से खाद पानी दे, फिर से पाल बघेलों का वोट और नोट इकट्ठा कर, सरकार बनेगी तो फिर से लात पड़ेगी तुमको। तो क्या ये इसीलिए हम बने हैं? हम तब भी जब अपने जमीन पे हम अपने भेड़ बकरी पालते हैं तो हमारे साथ अत्याचार अन्याय होता है। अब हम राजनीति भी अगर दूसरे की जमीन पर करते हैं तो भी अत्याचार अन्याय सह करने के बनते हैं कि अपनी राजनीतिक जमीन तैयार होनी चाहिए, अपनी तैयार होनी चाहिए। राष्ट्रीय पार्टी के लोगों ने अपनी जमीन तैयार की है, तो आप सभी लोग अपना वोट रोटी और नोट रोटी खाद पानी देंगे? आप लोग जरूर देंगे साथियों, आप लोग देंगे, हमें विश्वास है, दे भी रहे हैं। आपके साथ सहयोग से कार्यक्रम हो भी रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक कट्टर सिपाही राष्ट्रीय पार्टी की बनिए। क्योंकि हम पूरे प्रदेश में रथ लेके घूम रहा हूं, लोग कहते हैं बाबूराम जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं। बढ़िया सा खाना खिलाते हैं, बढ़िया सा कूलर पंखा लगा करके बोलते हैं सो जाओ, बढ़िया सा कोई ऐसे भी है 1000-2000 रुपए भी दे देते हैं कि आज तुम रुकना नहीं, चलते रहो।
फिर मैं उनसे कहा यार काम करो पार्टी के पदाधिकारी बन जाओ। तो बोलते नहीं बाबूराम जी आप कर रहे हो अच्छा करते रहो, मैं तो कहीं और काम कर रहा हूँ। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। साथियों कहते हैं कि ऊंट की चोरी निहुर निहुर की नहीं होती है, होती है नहीं। आप ऊंट चुरा लो और आप निहुर निहुर जाओ, ऊंट आपसे लंबा है तो ऊंट वाला देखेगा बोले चुरा ला मार 4 लठ उसको। तो जब पार्टी चलानी है, राजनीति करनी है तो छुप छुप करके राजनीति नहीं होगी, छुप छुप के पार्टी नहीं चलेगी। अपने सर पे, अपने कंधे पे नीला पीला गमछा, नीला पीला पट्टा के एक कफन बांधना पड़ेगा। सामने कितना भी पहाड़, कितना भी बड़ा नेता आ जाए, सीना ठोक के कहना पड़ेगा कि हाँ हम राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। राष्ट्रीय पार्टी बाबूराव जिंदाबाद, राष्ट्रीय पार्टी बाबूराव जिंदाबाद, जिंदाबाद बाबूराव जिंदाबाद, हमारे साथियों बस इतना कर लेने से आज जो हमारे नेता बेचारे बड़ी बड़ी पार्टियों में उम्मीद लगाए पड़े हैं, भैया हमको टिकट दे दो, लोकसभा दे दो, विधानसभा दे दो और जिला पंचायत दे दो, ये जो उम्मीद लगाए घूम रहे हैं ना, इनको तो बेचारों को अब तक तो मिली नहीं, आगे भी मिलने की उम्मीद नहीं। लेकिन हम गारंटी आप लोगों को देता हूँ, आप लोग राष्ट्रीय पार्टी का अपने अपने घरों पे, अपने मकानों दुकानों पे आप लोगों ने अपना झंडा जिस दिन लहरा दिए और सीना ठोक के कहेंगे भैया हमारा वोट तो ट्रक पे ही पड़ेगा, या जहाँ ट्रक जाएगा वहाँ हमारा वोट जाएगा, या आप जिस दिन बता दिए तो 2 करोड़ से ज्यादा, 2.25 करोड़ की जनसंख्या हमारी पाल बगैर धनगर की हमारी उत्तर प्रदेश में है और हम अति पिछड़ा सर्वाधिक पिछड़ा समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको हम अगर जोड़ लेते हैं तो आज हमारी 10 करोड़ की जनसंख्या हमारी उत्तर प्रदेश में होगी और 10 करोड़ जहां खड़ा हो जाएगा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उसी का बनेगा। और हम बताने में सफल हो गए कि राष्ट्रीय पार्टी के लोग चुनाव संघ के साथ है कि जिन्हें भी प्रधानमंत्री बनना होगा वो आपके पास ढूंढते ढूंढते आएगा कि राष्ट्रीय पार्टी का कानपुर का जिला अध्यक्ष कहाँ रहता है भाई, योगेंद्र सिंह पाल का पता करो, क्योंकि हमको प्रधानमंत्री बनना है और कानपुर से हमको योगेंद्र पाल के माध्यम से राष्ट्रीय पार्टी का वोट हासिल करना है। राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहाँ रहता है, उस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के पूरे प्रदेश का वोट हमको हासिल करना है। और राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ रहता है, उसको लेकर के पूरे देश का वोट हमें इकट्ठा करना है। जब आगे बोलेंगे कि भैया आप हमारा साथ दीजिए तो आपका भाई कहेगा हम तो देने के लिए पहले सोचेंगे, लेकिन आप बताओ कि आप हमको कितनी सीटें दे रहे हो, हमको कितनी भागीदारी दे रहे हो, हमको कितना वोट दे रहे हो, उसके बाद हमसे बात करेंगे। ये पावर आएगा। तो सम्मानित साथी पावर आएगा कि नहीं आएगा आपके अंदर? तो आप देने वाला बनो, ये मांगने वाला काम बंद। जब देने वाले आप बनेंगे ना, आप अपने पास झोली में वोट इकट्ठा कर लेंगे कि लेने वालों की लाइन लगी। सुबह में मालूम पड़ा कि कमल वाले आपके यहाँ आ गए, दोपहर में साइकिल वाले भी आएंगे, शाम के हाथी वाले भी आएंगे। जिसको भी प्रधानमंत्री बनना होगा, मुख्यमंत्री बनना होगा, वो आपके दरवाजे पाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ साथियों। और आपके हमारे भाई जो आज नदी के किनारे खेत खलिहानों में भेड़ बकरी लेकर के घूम रहे हैं, इनकी भी सुरक्षा हमें आपको करनी है। संविधान के तहत जब होगा तब, सत्ता में हम जब जाएंगे तब, लेकिन आज से संकल्प लेकर के जाना है। आप लोग का जरा भी समय रहे, अगर एक दिन चट्टी चौराहे पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो दूसरे दिन आप अपने भेड़ पालक भाई के पास जरूर जाइए, उनकी समस्याओं को सुनिए और उनकी समस्याओं का समाधान करिए, उनकी सुरक्षा की गारंटी लीजिए। तभी आपको पार्टी चलाने का हक है साथियों, अन्यथा पार्टी चलाने का कोई हक नहीं है। क्या आप लोग तैयार हैं अपने भाइयों की सुरक्षा करने के लिए? अपने भाइयों की सुरक्षा करिए। अपने बेटा और बेटे के लिए आप शिक्षा, उच्च शिक्षा दीजिए, इतनी शिक्षा, उच्च शिक्षा दीजिए नौकरी हासिल करने के लिए। नौकरी अगर उच्च शिक्षा हमारा बेटा बेटी हासिल कर लेता है
तो नौकरी तो चल के आएगी, अगर नहीं आएगी तो हमारा बेटा बेटी को व्यापार करने के लिए प्रेरित करो। बिना व्यापार नहीं उद्धार। हमारा बेटा बेटी व्यापार करेगा तो अपने पास नौकर रखेगा, वह ताकत आपके शिक्षा के माध्यम से मिलेगी। तो हमारे लोगों के हाथ में, हमारे बेटा के हाथ में, हमारे बेटी के हाथ में, एक हाथ में कलम की ताकत हो और दूसरी हाथ में अपने लक्ष्य की ताकत हो, अपने सुरक्षा करने के लिए ताकत हो। जिस दिन हमने अपने बेटा बेटी को एक दो ताकत दे दिया, एक शिक्षा दे करके कलम की ताकत और उनका स्वास्थ्य उत्तम रख करके लक्ष्य की ताकत, क्योंकि हम जंगलों में रहते हैं, तब हमारा मान सम्मान सुरक्षित रहेगा और हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो लुटेरे आएंगे, हमारा धन लूट के चले जाएंगे। कभी डॉक्टर के गलत दवा देने से पूरी जीवन की कमाई चली जा रही है। इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि नहीं लड़नी पड़ेगी? आप लोग लड़ने के लिए तैयार है? और सर्व समाज के साथ हमारे पूर्वजों ने एक धरोहर दिया है, हम सबका साथ सबका सम्मान। हम गड़िया समाज की किसी जाति से लड़ाई नहीं है, किसी धर्म से लड़ाई नहीं है। हम सभी जाति सभी धर्म का सम्मान करते हैं और सभी जाति धर्म के लोग हमारा सम्मान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो राजनीति में तो उसी को आगे आना चाहिए जो सबका सम्मान करता हो और सब उसके सम्मान करते हो। ऐसे लोग को आना चाहिए ना। तो आप लोग साथियों आ जाइए, आपके साथ सभी लोग चलेंगे और हम सब सबके लेकर के पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। समय बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ गाजीपुर से हमारे जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव जी आए हैं, भदोही से एडवोकेट कृष्णदेव पाल जी आए हैं, जौनपुर से आए हैं, मिर्जापुर से हमारे जिला अध्यक्ष इंजीनियर अरविंद जी आए हैं, कन्नौज से और एटा से और बादा से, फतेहपुर से पूरी टीम है। आपके यहाँ कानपुर से दूर दराज से सभी लोग आए हैं। हमारी बहन जी यहाँ पे उपस्थित हुई है, लखनऊ से हमारे समय तमाम लोग आए हैं। दूर तक आप सभी को जाना है तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी लोग, हमारे रामानंद पाल बाबू जी, राम सागर बाबू जी और तमाम सभी लोगों ने पिछले 15 दिन से दिन रात एक करके मेहनत करके इस कार्यक्रम सफल बनाया है। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके हम राजमाता अहिल्यादेवी होलकर के नाम से, समाज की एकता के नाम पे, सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट लागू कराने के नाम पे हम दिन रात मेहनत करेंगे और हम अपनी खोई हुई शासन सत्ता स्थापित करके ही दम लगे। साथियों, मैं पुनः हमारे बाबूजी सिपाही लाल पाल जी और उनके जो धर्मपत्नी जी हैं और बहुएं हैं, जिन्होंने हम सभी रथ यात्रियों को पिछले कई दिनों से लोगों ने भोजन कराया, सेवा की, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। आपका यह ऋण है हमारे ऊपर, यह ऋण हम आपका सत्ता को पहुंचा करके मान सम्मान दे करके उतारेंगे। और साथियों, बहुत बड़ा हमारा ये खर्च है, जैसे मैंने बताया कि आज जो एक एक पैसे जोड़ करके 1,51,000 रुपये मिला है और कई लाख रुपए के खर्च हैं। हमारे तमाम समाज सेवी हैं जो मुंबई रह रहे हैं, गुजरात रह रहे हैं, इनके भी थोड़ी थोड़ी सफलता सहयोग मिल पा रहा है, हौसला हमारा बढ़ा हुआ है। और हमारी बड़ी भूमिका सर्वेश पाल जी की है, जो उन्नाव से एक टेंट और तंबू या मंच और माइक की व्यवस्था करके लाए हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि सर्वेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए और सर्वेश जी आप मंच पे आ जाएं। हमारे जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पाल जी आप मंच पे आ जाएं। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। प्रभारी जी से मैं चाहूंगा कि आपकी सेना है, प्रभारी जी आप माला पहना करके स्वागत करें। और अंकित जी और अध्यक्ष जी आप लोग स्वागत करिए माला पहना के। आप सभी के जोरदार तालियां हमारे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के लिए। एक जोरदार सरगर्मी बनी रहे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभार प्रकट करता हूँ। सभी लोग दूर दराज से आए हैं, तो मैं कामना करूंगा कि एकदम प्यार से, शांति से आप लोग अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाइएगा। और हमारे इस सेवा में, इस व्यवस्था में अगर कुछ त्रुटि रही होगी तो अपना भाई बेटा समझ के क्षमा करिएगा, क्योंकि है लड़ाई है। लड़ाई में समस्याएं अगर आती है, हमको उसे भी गले लगाना है। सुख आता है उसको भी गले लगाना है, दुख आता है उसको भी गले लगाना है, क्योंकि है लड़ाई हमारी आपकी सबकी लड़ाई है। शायद आप लोग गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका झंडा है, आपका मंच है, आपकी पार्टी है, तो इससे आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोग दूसरी पार्टियों में जाते होंगे, दूसरे के मंच में इतना स्वाभिमान नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज जो स्वाभिमान आप लोगों का बढ़ा है, तो हम सभी राष्ट्रीय पार्टी की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय पार्टी।